Hello students, this is Dr. Shubha Diwan from St. Thomas College भिलाई। आज हम इस वीडियो में समझेंगे ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया। ये टॉपिक बीएससी पार्ट 1 बायोटेक्नोलॉजी के पेपर 1 का यूनिट 3 का टॉपिक है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस कैसे होता है, उसका रेगुलेशन कैसा है, कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व हैं और बेसिकली प्रक्रिया होती क्या है। स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन। ग्लाइकोलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड है जैसे कि ग्लूकोज, उसका ब्रेकडाउन होगा और एनर्जी प्रोवाइड होगी। तो ये समझने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ग्लाइकोलिसिस होता क्यों है। हर लिविंग सेल को अपने डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और ये एनर्जी आएगी कहाँ से? तो ये एनर्जी आती है ऑर्गेनिक कंपाउंड से। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से या तो खुद सेल में बनेंगे, या जैसे हम हैं, हम फोटोसिंथेसिस नहीं होता एनिमल सेल्स में, तो एनिमल सेल्स में द फूड विच वी इनटेक गेट डाइजेस्टेड एंड प्रोवाइड अस एनर्जी। तो जो हम खाना खा रहे हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो ये फूड में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें बेसिक कंपाउंड जैसे कि ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का जब मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म के दो भाग होते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेकडाउन। तो जब ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म होगा तो इससे सेल को एनर्जी मिलती है और इस कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस का पहला पाथवे है ग्लाइकोलिसिस। सो ग्लाइकोलिसिस इज अ कैटाबॉलिक पाथवे दैट इन्वॉल्व्स डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज मॉलिक्यूल का डिग्रेडेशन होगा और डिग्रेडेशन के बाद इससे दो पायरुवेट कंपाउंड्स मिलते हैं। तो ग्लूकोज एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें हाई पोटेंशियल एनर्जी है। तो जिस मॉलिक्यूल में, जैसे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल में हाई पोटेंशियल एनर्जी है, तो उसके ब्रेकडाउन से वो एनर्जी सेल को मिलेंगी। तो ग्लूकोज इज अ मॉलिक्यूल विथ हाई पोटेंशियल एनर्जी एंड दस एक्ट एज गुड फ्यूल। फ्यूल का मतलब आप समझ सकते हैं, फ्यूल का मतलब ही होता है जो चीज़ ब्रेकडाउन होकर एनर्जी प्रोवाइड करे। तो ग्लूकोज हमारी बॉडी को एक फ्यूल के जैसे काम करता है बॉडी में और एनर्जी प्रोवाइड करता है। ग्लाइकोलिसिस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ग्लाइसिस, और लाइसिस से मिलके बना है। इसका मतलब है स्वीट और शुगर, और लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग। ग्लाइकोलिसिस एक 10 स्टेप का पाथवे है। इस पाथवे में एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं और ये पाथवे जब कंप्लीट होता है तो उस प्रक्रिया के दौरान एटीपी और एनएडीएच जो कि एनर्जी कंपाउंड्स हैं वो बनते हैं। तो यहाँ एक सिंपल सा डायग्राम है आपको समझाने के लिए कि ग्लाइकोलिसिस कैसे होगा और कहाँ पे होगा सेल में। तो ग्लूकोज जब सेल के अंदर आता है तो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस से पायरुवेट कंपाउंड में, और एक ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस आपको कहाँ दिख रही है डायग्राम में? साइटोप्लाज्म में। तो ये प्रोसेस कहाँ पे होगी? साइटोप्लाज्म में। अब ये जो पायरुवेट कंपाउंड बना, ये कंपाउंड और ब्रेकडाउन होगा कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो पायरुवेट कंपाउंड चेंज होता है एसिटाइल को एक में मॉलिक्यूल में, जो कि हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। तो ये पायरुवेट कंपाउंड माइटोकॉन्ड्रिया में जाके क्रेब्स साइकिल, एक सेकेंड पाथवे है क्रेब्स साइकिल, जिसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोला जाता है, इससे ब्रेकडाउन होके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। तो याद करने की बात इसमें यह है कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होगा? साइटोप्लाज्म में, और क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। नाउ स्टार्टिंग विद द ग्लाइकोलिसिस, इसमें 2 फेजेस होते हैं। ग्लाइकोलिसिस एक 10 स्टेप का प्रोसेस है। तो स्टार्टिंग के 5 स्टेप्स को हम प्रिपरेटरी फेज बोलेंगे और बाद के स्टेप्स को पे ऑफ फेज बोलेंगे। प्रिपरेटरी फेज जो होता है उसमें ग्लूकोज अलग अलग स्टेप्स के बाद कन्वर्ट होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में, और यहाँ पे इस प्रिपरेटरी फेज में, इसको इन्वेस्टमेंट फेज भी बोलते हैं, इसमें हमें एनर्जी रिक्वायर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जो अभी आगे हम देखेंगे। और सेकेंड है पे ऑफ फेज, जहाँ पे एनर्जी कंपाउंड्स मिलते हैं, रिलीज होते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा? जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बना है ऊपर प्रिपरेटरी फेज में, वो ब्रेकडाउन होगा पायरुवेट में और एनर्जी कंपाउंड रिलीज होंगे एटीपी के फॉर्म में और एनएडीएच के फॉर्म में। सो दिस इज द पाथवे। फर्स्ट इज द प्रिपरेटरी फेज। द फर्स्ट कंपाउंड यू कैन सी इन द स्लाइड इज ग्लूकोज। ग्लूकोज कन्वर्ट होगा किसमें? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में। 6-फॉस्फेट
क्या ऐड हुआ ग्लूकोज में? फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप कौन सा एंजाइम ऐड करता है? काइनेज, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, पहले स्टेप में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा। एंजाइम कौन सा होगा? हेक्सोकाइनेज। काइनेज एंजाइम फॉस्फोरिलेशन करवाता है, और विद द हेल्प ऑफ, अब ये फॉस्फेट आएगा कहाँ से? काइनेज को जो फॉस्फेट रिक्वायर्ड है ऐड करने के लिए वो आता है एटीपी से। तो साइमल्टेनियसली एटीपी विल गिव द फॉस्फेट, इट विल कन्वर्ट टू एडीपी and glucose will gets converted to glucose 6 phosphate with the help of hexokinase। ये आप देख सकते हैं, ध्यान रखने की बात है यहाँ पे कि ये एक irreversible रिएक्शन है, राइट। इस पूरे पाथवे में 3 irreversible रिएक्शंस हैं, वो हम देखते जाएंगे। नेक्स्ट है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। एंजाइम क्या होगा? आइसोमरेज, राइट। तो आइसोमर ग्लूकोज जो है वो कंपाउंड, वो भी 6 कार्बन कंपाउंड है, और फ्रक्टोज भी 6 कार्बन कंपाउंड है, सिर्फ स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। तो यहाँ पे कन्वर्ट होगा फॉस्फो हेक्सोज आइसोमरेज, जो एंजाइम है वो इनको कन्वर्ट करेगा। नाउ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में अगेन एक फॉस्फोरिलेशन होगा, एक और फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा, तो सेम एंजाइम काइनेज। अब यहाँ पे एंजाइम का नाम क्या है? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, ओके। एंड द फॉस्फेट ग्रुप इज डोनेटेड बाय एटीपी अगेन, तो एटीपी यहाँ पे फिर से यूज हुआ। तो आप देख सकते हैं इस प्रिपरेटरी फेज में 2 जगह पे 2 स्टेप्स में, फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप में एटीपी यूज हो रहा है। नाउ द फ्रक्टोज 1,6-bis phosphate विल गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और एंजाइम का नाम है एल्डोलेज। अब ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वो आगे के स्टेप्स में जाता है, और जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो फिर से कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो इस तरीके से हमें, आप देख सकते हैं प्रिपरेटरी फेज में हमें 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है पे ऑफ फेज। सो द थिंग्स टू बी रिमेंबर इज, प्रिपरेटरी फेज में 2 एटीपी यूज हुआ है और 2 क्या है? इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, पहला फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप। नाउ द पे ऑफ फेज। पे ऑफ फेज में जो ग्लिसरॉल्डिहाइड कंपाउंड्स मिले थे, तो ये जो कंपाउंड है वो क्या है? एक ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड था जो ब्रेक हुआ 3 कार्बन कंपाउंड्स में। अब ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है वो आगे की स्टेप्स में कन्वर्ट होगा पायरुवेट में, ओके। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट विल गेट कन्वर्टेड फर्स्टली इन 1,3-bis phosphoglycerate, then it will get converted into phosphoglycerate, then 2-phosphoglycerate, then phosphoenol pyruvate, and last one is pyruvate। इस पूरे reactions में again you can see the last step, the 10th step is irreversible, conducted by pyruvate kinase enzyme, okay। अब पे ऑफ फेज क्यों बोल रहे हैं? यहाँ पे एनर्जी बन रही है। तो स्टेप 6 में you can see NADH is released, in step 7 and step 10 ATP is released। ये 7 और 10 को सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एडीपी का फॉस्फोरिलेशन हो रहा है, और साथ ही में क्या होगा? एक हाई एनर्जी बॉन्ड जो है, जो सबस्ट्रेट का हाई एनर्जी बॉन्ड है, वो ब्रेक डाउन होकर एनर्जी रिलीज कर रहा है, और वो एनर्जी किस फॉर्म में बन जा रही है? एटीपी के फॉर्म में, ओके। सो दीज स्टेप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इज नोन एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। तो ये एक 10 स्टेप की प्रक्रिया थी, आपने देखा, जहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ किसमें? 2 पायरुवेट कंपाउंड्स में। अब ये पायरुवेट जो बना ग्लूकोज से, वो उसका फेट क्या है, आगे उसका क्या होगा, वो एनर्जी कैसे प्रोवाइड करेगा सेल को? तो आप देखिए यहाँ पे पहले ग्लूकोज था मॉलिक्यूल, वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल पायरुवेट में चेंज हुआ ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से। अब पायरुवेट जो है वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि ऑक्सीजन का प्रेजेंस है या नहीं है। ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है सेल में तो उसको हम बोलते हैं एरोबिक कंडीशन। तो ये पायरुवेट चेंज होता है एसिटाइल को ए कंपाउंड में, राइट। और हमने पहले देखा था कि पायरुवेट का आगे क्या होगा? क्रेब्स साइकिल के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। तो ये कब होता है? जब एरोबिक कंडीशंस होती हैं। तो पायरुवेट कन्वर्ट होगा एसिटाइल को ए में, और उसके बाद एसिटाइल को ए जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहाँ पे क्रेब्स साइकिल चलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड और H2O रिलीज होगा, और साथ में एटीपी एनर्जी भी रिलीज होती है। तो इस तरीके से एक सेल को एनर्जी मिलती है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से। और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है सेल में, दैट इज नोन एज एनारोबिक कंडीशन, तो उस केस में पायरुवेट विल गेट कन्वर्टेड इनटू लैक्टेट। सो दिस इज द एनर्जेटिक्स। पूरे साइकिल में एनर्जी कितनी मिल रही है वो देख सकते हैं कि जो ओवरऑल रिएक्शन वो ये हुआ कि ग्लूकोज जब 2 ADP और 2 NADH
के साथ मिलके क्या बनाया, ब्रेकडाउन हो के क्या बनाया, 2 पायरुवेट बना, 2 NADH रिलीज़ हुए थे हमने देखा था, और 2 ATP रिलीज़ हुआ। तो आप अगर पूरे प्रोसेस देखेंगे तो इसमें टोटल 4 ATP रिलीज़ हुआ था, लेकिन हमने 2 ATP लिखा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग के फेजेस में जो प्रिपरेटरी फेज था वहाँ 2 ATP कंज्यूम भी हो गया, तो ओवरऑल जो रिएक्शन है उसमें हमें सिर्फ 2 ATP ही मिल पा रहा है। सो फाइनल एनर्जी यील्ड इज 2 ATP एंड 2 NADH। नाउ द रेगुलेशन, हाउ दिस साइकिल इज रेगुलेटेड, कि कब ये साइकिल होगी, कब ये साइकिल नहीं चाहिए सेल को तो ये स्टॉप हो जाएगी, ये हम रेगुलेशन देख सकते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया था कि इस पूरे 10 स्टेप की प्रोसेस में 3 स्टेप्स ऐसे हैं जो इरिवर्सिबल हैं। तो वो था स्टेप 1, 3 एंड 10। तो यही 3 मेजर स्टेप्स हैं जो कि इस पाथवे को रेगुलेट करते हैं। पहला है हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो रेगुलेट करता है, दूसरा 3rd स्टेप में होता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, और लास्ट स्टेप में होता है पायरुवेट काइनेज। तो इसको आप देखिए कि कैसे रेगुलेट कर रहे हैं, समझिए इस बात को। तो पहला है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज का काम क्या था, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करना। काइनेज एंजाइम बताया था मैंने, फॉस्फेट ग्रुप ऐड करता है। तो ये एंजाइम इनहिबिट होता है, मतलब ये अपना काम करना बंद करता है जब सेल में हाई कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो। G6P लिखा है यहाँ पे, उसका मतलब है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। सो अंडरस्टूड है कि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, वो सबस्ट्रेट है, राइट। तो ग्लूकोज 6 प्रोडक्ट है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो प्रोडक्ट पहले से अगर सेल में है तो ये जो साइकिल है हेक्सोकाइनेज वो क्या होगा, इनहिबिट होगा कि भाई पहले से ही सेल में प्रोडक्ट है तो और रिएक्शन ना हो। तो पहला ये रेगुलेटरी स्टेप है। सेकेंड रेगुलेटरी स्टेप है स्टेप 3 फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, जो कि इनहिबिट होता है अगर सेल की एनर्जी स्टेट हाई है, मतलब कि सेल में पहले से ATP प्रेजेंट है। तो अगर ATP पहले से प्रेजेंट है और सेल क्या दर्शा रहा है कि सेल की एनर्जी स्टेट हाई है, तो फिर और एनर्जी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एंजाइम भी इनहिबिट होता है अगर सेल का ATP स्टेट हाई हो, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ATP हो सेल में, या सिट्रेट प्रेजेंट हो, राइट। सॉरी, इनहिबिट होता है, यस। और एक्टिवेट होता है, कब ये एक्टिवेट होगा, जब एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो एनर्जी की ज़रूरत कब होगी, जब लो एनर्जी कंपाउंड्स होंगे सेल में, जैसे कि AMP। तो AMP या ADP अगर सेल में है तो ये प्रोसेस एक्टिवेट हो जाती है। ये और एक सबस्ट्रेट से भी एक्टिवेट होती है, उसका नाम है फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट। ओके, नेक्स्ट है पायरुवेट काइनेज, द लास्ट स्टेप। अगेन ये किससे इनहिबिट होगा, सेम वही चीज़ कि अगर ATP का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो एनर्जी स्टेट ज़्यादा दर्शा रहा है, ये सेल का हाई एनर्जी स्टेट दर्शा रहा है, तो हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, तो ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। तो अगर हाई कंसंट्रेशन ऑफ ATP है तो पायरुवेट काइनेज भी इनहिबिट होता है और फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 भी इनहिबिट होता है। साथ ही एसिटाइल-CoA के हाई कंसंट्रेशन से भी इनहिबिट हो रहा है। और एक्टिवेट किससे होगा, द सेम थिंग, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ATP, और यहाँ पे एक्टिवेट होता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से। ओके, तो ये देख सकते हैं आप, ये पूरी प्रोसेस थी ग्लाइकोलाइसिस की, जिसमें हमने समझाया कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस कैसे होती है, क्या क्या स्टेप्स हैं उसमें, कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, और रेगुलेशन कैसा है। थैंक यू।